Good morning, dear students. Today we are moving towards the second part of this chapter, cell cycle and cell division. And we are going to learn the first kind of the division, which is mitosis. So let's going into the detail about mitosis. So what is mitosis? So students, बहुत बार ये डिफरेंस पूछा जाता है, differentiate between mitosis and the second one which is in sequence, that is meiosis. तो फीचर्स आपको याद रखने हैं. दूसरा, रीजन assertion, ऐसे नीट क्वेश्चंस भी होते हैं. which of the following statement is correct or incorrect with respect to mitosis, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. इवेंट्स एंड द फेजेस, मतलब कॉलम ए में आपको फेजेस दिए जाएंगे, कॉलम बी में इवेंट्स दी जाएंगी. ओके, उसको आपको मैच करना है. तो ऐसे मल्टीपल काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं इस चैप्टर से, पर्टिकुलरली माइटोसिस और मियोसिस के टॉपिक से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइटोसिस? सो इट इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन सोमेटिक सेल. तो हमारे सेल में दो, बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स. अब जो सोमेटिक सेल्स हैं, वो जो सेल्स हैं हमारे बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, दोज आर द सोमेटिक सेल्स, पूरा बॉडी. लेकिन जो गैमेट्स हैं विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो स्पर्म है, ओवा है, ऑल दीज आर द जर्म सेल्स और यू कैन से जर्म लाइन सेल्स. सो सोमेटिक सेल्स में आपको माइटोसिस देखने मिलेगा, नॉट इन द जर्म लाइन सेल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज equational division as the number of chromosomes in the parent and progeny cells is same. So equational division मतलब equal distribution हो रहा है. पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम नंबर है उतने ही क्रोमोसोम नंबर प्रोजेनी सेल्स में भी आपको देखने मिलेंगे. मतलब सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, तो 46 chromosomes are there, 23 pairs are there, you can say. सो आफ्टर सेल डिवीजन जो भी डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे. अगर नहीं है तो दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन, एंड अगर है तो ऑब्वियसली इट इज नॉर्मल डिवीजन, इट इज इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस इज जनरली सीन इन diploid cells. It also occurs in haploid cells of some lower plants and some social insects. Okay, तो some of the insects, some of the लोअर कैटेगरी प्लांट्स, वहां पे आपको माइटोसिस देखने मिल सकता है. लेकिन जनरली एक बेसिक कंसेप्ट माइटोसिस का ये है कि यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द सेल्स विच आर कैरिंग टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब डाइप्लॉइड. जैसे 46 हम ह्यूमन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो 46 अलग अलग नहीं है, दे आर इन 23 पेयर्स. तो इक्वेशनल डिवीजन वहां पे ही पॉसिबल है जहां पे पेयर है, मतलब एक सेट पूरा एक डॉटर सेल में और दूसरा सेट पूरा दूसरे डॉटर सेल में, ऐसे आप इक्वेशनल डिवीजन कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स मेजर reorganization of all cell components. Okay, reorganization of all the cell components. अब cell components का मतलब क्या है? What do you mean by cell components? तो सेल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑल द ऑर्गेनल्स आर सेल कंपोनेंट्स, एज वेल एज साइटोप्लाज्म इज आल्सो सेल कंपोनेंट. ओके, तो वहां पे भी रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चर पूरा होता है. ओके, और उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है, राइट? नाउ सेल डिवीजन में दो पार्ट्स हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. एक होता है कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मतलब इट इज फ्रॉम कैरियन, दैट इज न्यूक्लियस. काइनेसिस डिवीजन. ओके, काइनेटिक मोमेंट के ऊपर से वर्ड है. तो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है, बिकॉज कभी भी सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन मतलब क्या? तो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, ऑर्गेनल्स एंड एवरीथिंग, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन.
तभी तो दो डेटर सेल बन सकते हैं। लेकिन उसके पहला उसका जो ब्रेन है, दैट इज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल, जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल, उसका डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत हमेशा वहीं से होने वाली है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ तो हम उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेजेस। पहला होता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, then anaphase, and then telophase. Okay, pro, meta, ana, and telophase. 4 phases are there. Now, one by one for each phase, we are going to have some detail. So you can see over here, अर्ली प्रोफेज, यहाँ पे आपको दिखाया गया है अर्ली प्रोफेज। ओके, अर्ली प्रोफेज का मतलब क्या होता है? सो सेल इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट द इवेंट्स ऑफ द प्रोफेज, दैट इज कॉल्ड अर्ली प्रोफेज। मतलब सेल जो है उसने एम फेज में एंटर तो कर लिया है। ओके, इंटर फेज में से एम फेज में सेल ने एंटर तो कर लिया है, राइट? मतलब डिवीजन के लिए वो कमिट कर चुका है। ओके, नाउ what are the things to going happen in the early prophase? अर्ली प्रोफेज और उसके साथ साथ ये पूरे हम प्रोफेज की जब हम बात करते हैं ना, तो इट इज डिवाइडेड इनटू अर्ली प्रोफेज एंड देन लेट प्रोफेज। ओके, प्रोफेज के लिए हम पूरा जो बोल रहे हैं ना, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा चलने वाला फेज है माइटोसिस में, नॉट फॉर द एंटायर सेल साइकिल। ओके, माइटोसिस के लिए वो लॉन्गेस्ट फेज है। इट फॉलोज the S and G2 phases of the interphase। तो हमें पता है इंटरफेज में G1 then S and then G2, तो S के बाद G2 and G2 के बाद M phase शुरू होगा। और M phase की शुरुआत कहाँ से होती है? तो that is prophase। Okay, so it is following up the G2 phase. In the S and G2 phases, DNA molecules are intertwined। Okay, तो जब S फेज चलता है और G2 फेज चलता है, एट दैट टाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इंटरवाइंड, एक दूसरे में इंटरमिंगल्स हैं। ओके, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंटरवाइंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, कौन से फेज की बात कर रहे हैं? S और G2, नॉट इन द प्रो फेज। लेकिन अब प्रो फेज में उसका क्या होने वाला है, दैट वी आर सपोज टू नो। Chromosomal materials, that is known as chromatin fibers, are untangled and condensed to form mitotic chromosomes। So प्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट में क्या आएगा? आप देखिए इसके पहले वाला स्लाइड, यू कैन सी, बैक चलते हैं। सी, यू कैन सी द थ्रेड्स ऑफ द डीएनए। ओके, ये पूरा थ्रेड के जैसे है, दैट इज क्रोमेटिन फाइबर है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज एंटर होता है, दैट इज इन द लेट प्रोफेज फेज, आप देखिए वहां पे क्या होना शुरू होता है, क्रोमोसोम मटेरियल, दैट इज क्रोमेटिन फाइबर्स, एक्चुअली जो थ्रेड फॉर्म था लास्ट एट द इनिशिएशन ऑफ द अर्ली प्रोफेज, जो फाइबर फॉर्म में था, क्रोमेटिन फाइबर्स थे, आर अनटेंगल्ड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म द माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो मतलब प्रोफेज में जो क्रोमेटिन था, दैट इज द थ्रेड लाइक मटेरियल, ओके, इट इज कंडेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, आप जो भी वर्ड यूज करिए, इन द फॉर्म ऑफ द माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स आपको देखने मिलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स। दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 chromatids attached together at the सेंट्रोमियर। सो क्रोमोसोम्स आपको कैसे देखने मिलेंगे? याद करिए चैप्टर नंबर 8 द सेल, उसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। सो क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर देयर, ओके, अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। सेंटर में जो नोट था उसके हिसाब से क्रोमोसोम के टाइप्स भी हम पढ़े थे, राइट? तो यहाँ पे आपके सामने 3 टर्म्स हैं, जहाँ पे उसमें से कुछ 2 टर्म्स ऐसे हैं जिसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो आप क्लियर कर दीजिए। एक वर्ड है क्रोमोसोम, दूसरा है क्रोमेटिन,
और तीसरा है क्रोमेटिड। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्रोमेटिन और क्रोमेटिड इसमें मार खा जाते हैं। क्रोमोसोम तो अच्छे से पता चल जाता है, एक्स शेप का जो हमें दिखता है, एक्स, ओके, कैपिटल एक्स शेप का हमें क्रोमोसोम दिखता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, ये पता चलता है। लेकिन क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में कभी कभी गलती कर देते हैं। तो एम फेज जब शुरू होता है उससे पहले डीएनए जो है इट इज डिवाइडेड इनटू द, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द थ्रेड लाइक फॉर्म। ये जो थ्रेड लाइक फॉर्म में है ना, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। फिर ये कंडेंस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमोजोम है उसके जो आर्म्स हैं, ओके, दो स्टेम्स हैं, दोज आर नॉन एज क्रोमेटिड्स, ओके। जैसे बहुत अच्छे से अगर आपको क्लियर करना है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं यहाँ पे। डायरेक्टली न्यूक्लियस समझ लीजिए इसको, और ये भी वही न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे, फाइन। तो डिवीजन फेज शुरू होने से पहले ये कुछ दशा होती है डीएनए की, ओके, इट इज क्रोमेटिन थ्रेड मटेरियल। लेकिन जैसे ही ये माइटोटिक फेज में जाता है ना, इट इज कन्वर्टेड लाइक दिस। तो ये बन गया क्रोमोसोम, ओके, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का ये जो है दैट इज क्रोमेटिड, ओके, दिस इज ऑल्सो क्रोमेटिड, ओके। ऐसे इसके भी जो दो आर्म्स आपको दिख रहे दैट इज क्रोमेटिड। तो आप समझ सकते हैं दिस इज क्रोमेटिन, ओके। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है क्रोमेटिन, और यहाँ पे जो मैंने एरोस किए हैं दोज आर क्रोमेटिड, ये डिफरेंस है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ओके। पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको हाईलाइट नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ कर्सर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लेबलिंग करूंगा तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पूरा जो एक्स जैसा जो आपको शेप दिख रहा है दैट इज क्रोमोसोम, लेकिन उसके जो आर्म्स हैं दोज आर क्रोमेटिड्स, ओके। सो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, फाइन। सेंट्रोसोम्स begin to move towards opposite poles of the cell। अब ये जो सेंट्रोसोम्स है ना, सेंट्रियोल वाले आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़े, तो सेंट्रोसोम क्या करना है, ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर की बात चल रही है। क्रोमेटिन था वो क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा है, और जो सेंट्रोसोम थे जो कहीं पे भी पड़े थे, सपोज ये सेंट्रोसोम है, ओके, तो सेंट्रोसोम जो है दे बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। मतलब एक सेंट्रोसोम ऊपर जाएगा यहाँ पे दैट इज नॉर्थ पोल, और एक नीचे आएगा दैट इज साउथ पोल। मतलब दो अपोजिट एंड पे अल्टीमेटली सेंट्रोसोम होने चाहिए। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, ओके। दोनों सेंट्रोसोम में से माइक्रोट्यूब्यूल्स इमर्ज आउट होके आते हैं। The two esters together with spindle fibers forms mitotic apparatus, okay। तो सेंट्रोसोम में से आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, and that particular structure is known as esters। स्टार के जैसा स्ट्रक्चर वो दिखता है। Two esters together with spindle fibers form माइटोटिक apparatus। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे दो एस्टर्स एक दूसरे के साथ मिलकर स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स, एंड दैट स्पाइंडल फाइबर्स, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज नॉन एज माइटोटिक apparatus, ओके। पूरा एक apparatus जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ओके। Cells at the end of the prophase do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। प्रोफेज जैसे ही खत्म होता है ना, सेल्स के पास फिर आपको गोल्गी बॉडीज नहीं देखने मिलेंगे, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो जाएंगे,
न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस रहता था वो नहीं दिखाई देगा। इवन न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप भी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो रहा है। ओके, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। ओके, तो ये सारे इवेंट्स है ऑफ द प्रोफेज। Okay, now the nuclear envelope, okay, just a minute. Okay, मैं आपको दिखाता हूँ वो स्पाइंडल apparatus. Now come to the second stage of the M phase, that is metaphase. M phase मतलब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन की। ओके, तो द न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स। अब देखिए न्यूक्लियर एनवेलप कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना दैट इज द सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन बीच में कहीं पे भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। ओके, hence the chromosomes spread through the cytoplasm of the cell। तो क्रोमोसोम पूरे स्प्रेड हो जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अभी तक मेटाफेज जब शुरू होता है तब तक क्रोमोसोम कंडेंस होता ही रहता है, होता ही रहता है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज का बनता है। दे कैन बी स्टडीड इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप अच्छे से माइक्रोस्कोप में भी उसको देख सकते हैं। ऑब्वियसली यू आर हैविंग वन सच एक्सपेरिमेंट, ओके, अनियन रूट टिप सेल्स, ओके, जहां पे आप क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके, डिवीजन के टाइम पे माइटोसिस के हर एक स्टेज को आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। दे विल हैव टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये हमें पता है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का कंसेप्ट अभी मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया। हर एक क्रोमोसोम के पास उसके टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होने वाले हैं। क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर। ओके, ये जितने स्टेप्स हैं दोज आर ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। अब देखिए स्पाइंडल फाइबर्स, आप देखिए दो अपोजिट पोल पे हैं, ये पूरा एस्टर बना है। ओके, और यहाँ से ये जो निकल के आए हैं एस्टर्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ओके, ये थ्रेड लाइक जो आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ है। और आप देखिए अच्छे से कहाँ से पकड़ा हुआ है, फ्रॉम द सेंट्रोमियर। और ये मैंने सेल वाले चैप्टर में भी आपको बताया था, क्रोमोसोम जब हम पढ़ रहे थे, काइनेटोकोर। ओके, सेंट्रोमियर पे एक प्लेट होता है प्रोटीन का, दैट इज काइनेटोकोर। आप देखिए ये प्लेट है और वहीं से ये क्रोमोसोम को पकड़ के रखने वाला है। फिर पुलिंग शुरू होगा, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। फिर पुलिंग शुरू होगा और पुलिंग की वजह से आधा क्रोमोसोम इस तरफ आधा इस तरफ, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड नॉर्थ पोल पे, एक सिस्टर क्रोमेटिड साउथ पोल पे, ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। राइट, chromosomes come to lie at the equator। now you can see over here, ये इक्वेटर है, ये हमें पता है, अर्थ का पूरा हम पढ़े हैं। ओके, ज्योग्राफी, तो अर्थ की ज्योग्राफी में हमें पता है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट, ओके, सेंटर, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जो पास होता है। राइट, द प्लान ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। ओके, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं सभी क्रोमोसोम आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, कोई स्ट्रेट नहीं है यहाँ पे, कोई वर्टिकल क्रोमोसोम नहीं है, सभी कैसे हैं, तो परपेंडिकुलर टू द पोलर रीजन। ओके, पोलर रीजन से परपेंडिकुलर, ओके, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में। और ये जो अरेंजमेंट या अलाइनमेंट है ना क्रोमोसोम का, दैट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, the spindle fibers from both the poles are connected to chromatids by their kinetochores in the centromere। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो स्पाइंडल फाइबर्स है ना, फ्रॉम बोथ द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, दे आर कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमेरिक रीजन। ओके, अब देखिए अच्छे से अरेंज होके अब एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल पे दोनों आ चुके हैं। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे है। ओके, एंड they have been attached by the spindle fibers। यहाँ पे भी एनिमेशन में आपको दिखाया गया है, ये पूरा इक्वेटोरियल प्लेट है, ये सेंट्रोसोम है, स्पाइंडल फाइबर्स हैव अरेंज्ड, ओके, एंड अटैच्ड टू द सेंट्रोमेरिक रीजन। फाइन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना
पेक्यूलर काम यहाँ पे हो रहा है, ओके, एकदम पर्टिकुलरिटी से काम हो रहा है, ओके, यहाँ पे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द सेल्स लाइफ, ओके। और अगर सेल की लाइफ को डैमेज हुआ तो आप समझ सकते हैं, सेल की डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं इट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। अगर यहाँ पे डैमेज हुआ कुछ तो अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनिज्म को डैमेज होने वाला है, ये भी फिक्स है, राइट। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज एनाफेज। जैसे प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एम फेज, ऐसे ही एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस। शॉर्टेस्ट, बहुत इजी है ये, ओके। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर क्रोमेटिड्स। यू कैन सी क्रोमोसोम पे अटैच थे माइटोटिक स्पाइंडल। मैंने बोला था आपको कि माइटोटिक स्पाइंडल्स जो है ना, ये पूल होने वाले हैं वापस सेंट्रियोल तक, या सेंट्रोजोम आप बोल सकते हैं, राइट। और जैसे ही पुलिंग यहाँ पे होगा, ओके, सेंट्रोमेरिक रीजन से वो जो काइनेटोकोर का प्लेट था ना, वो प्लेट ओपन हो जाएगा, उसके स्क्रू खुल जाने वाले हैं, ओके। तो एक क्रोमेटिड साउथ पोल पे और एक क्रोमेटिड नॉर्थ पोल पे, ऐसे क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ओके। और यही जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं ना, the sister chromatids are going to become the chromosomes of the future daughter nuclei, okay। यही सिस्टर क्रोमेटिड्स जो सेपरेट हुए हैं, यही नए डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स बनने वाले हैं, ओके। आप देखिए यहाँ पे कौन से शेप में आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वी शेप, ओके। इसको बोला जाता है वी शेप। तो बहुत बार नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फेज यू विल फाइंड अ क्रोमोसोम विद द वी शेप। तो वी शेप वाले क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ एना फेज में ही देखने मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन होता है एक्स शेप। तो एक्स शेप आपको मेटाफेज में क्लियर देखने मिलता है। तो मेटाफेज में एक्स एंड एनाफेज में वी, ओके। ये हमेशा याद रखिए, वी शेप दैट इज द एनाफेज, फाइन। अगर आपको स्लाइड ऑब्जर्व करने में भी जब आपको एक्सपेरिमेंट में वी शेप का दिख रहा है तो ऑब्वियसली इट इज एनाफेज। As the spindle fibers contract, the chromatids move from the equator to the opposite pole। और ये आप देखिए स्पाइंडल फाइबर्स देखिए छोटे होते जा रहे हैं, ओके। मैंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पुलिंग हो रहा है। और फिर आप देखिए क्रोमोसोम उसके साथ अटैच्ड है, राइट। तो वो भी उसको खींच के वहां पे लेके जा रहे हैं फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, मतलब बिल्कुल सेंटर में थे सेल के, और वहां से लेके पहुंचा रहे कहाँ पे, टू द ऑपोजिट पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ओके। एक यहाँ पे क्वेश्चन किसी को हो सकता है while गोइंग थ्रू दिस लेक्चर, ओके, कि क्रोमोसोम जो है वो तो आधे हो चुके हैं, तो फिर ऐसा यहाँ पे क्यों बोला गया है कि दैट विल बिकम द न्यू क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर सेल। तो मैं बताता हूँ उसका भी रीजन आपको, कि वहां पे आधे नहीं हुए हैं, ओके। उसका एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आपको समझना पड़ेगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द माइटोसिस मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। फाइन, नाउ कम टू द लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलो मतलब एंड। तो जनरली टीलोफेज अगर आपको याद रखना है तो प्रोफेज याद रखिए। प्रोफेज में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवेंट्स को आप रिवर्स करिए, मतलब नहीं, हम बहुत बार कोई मूवी देखते हैं फिर उसको रिवाइंड मोड में देखते हैं, रिवर्स, ओके। तो आप उसको रिवर्स में देखिए तो वो बन जाएगा टीलोफेज, बिल्कुल रिवर्स, ओके। आप देखिए यहाँ पे, तो टीलोफेज में पहला क्या हो रहा है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स एंड अनकॉइल इनटू द क्रोमेटिन फाइबर्स। आप देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अनकॉइलिंग हो रहा है। कॉइल हुए थे तो क्रोमोसोम बने थे, अनकॉइलिंग बनेंगे तो वापस ये क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे जैसे प्रोफेज में थे, ओके। तो क्रोमेटिन फाइबर बनना वापस शुरू होता है, उल्टा काम हुआ प्रोफेज से। जनरली आप प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज याद रखेंगे, तो टीलोफेज तो प्रोफेज का रिवर्स है पूरा का पूरा। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स। आप देखिए न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में ब्रेक हुआ था, डिसोसिएट हुआ था, डिसअपियर हुआ था। नाउ इट अगेन रीअसेंबल अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स।
ओके, दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। आप देखिए यहाँ पे, ओके, ये नया पूरा क्रोमोसोम सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हुआ है, और यहाँ पे भी नया न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी नया न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है, ये भी नया न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब डॉटर सेल के न्यूक्लियस यहाँ पे बन रहा है। ओके, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीअपियर। जो भी यहाँ से चला गया था प्रोफेज में, वो सभी चीजें रीअपियर हो रही है। आप देखिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोफेज को याद रखिए, टीलोफेज लिखने के लिए कंप्लीटली उसका रिवर्स कर दीजिए, कंप्लीटली रिवर्स। ओके, सो न्यूक्लियोलस वापस आपको दिखने लगेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दिखने लगेगा, और ईआर भी दिखने लगेगा, राइट। द स्पाइंडल फाइबर्स डिसअपियर। ओके, प्रोफेज जब शुरू हुआ था तब स्पाइंडल फाइबर बन रहे थे, तो अब वहां उससे उल्टा होने वाला है, दैट इट विल डिसअपियर, स्पाइंडल फाइबर विल डिसअपियर। ये आपको अब यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे, क्यों कि अब न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो स्पाइंडल फाइबर्स की अब कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस हो चुका, हमें तो दो डॉटर सेल चाहिए ना। अभी सेल कहाँ डिवाइड हुआ है, अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है, अभी हम यहाँ तक पहुंचे। ओके, दिस कंडीशन, वन सेल टू न्यूक्लियस। ओके, लेकिन उसके बाद फॉलो होता है क्विकली, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ द सेल, or you can say division of the cytoplasm. So it is the division of cytoplasm resulting in the formation of two daughter cells just like this. Okay, तो ये दो daughter cell बन रहे हैं। It starts when telophase is in progress. Okay, तो कैसे होता है यहाँ पे? Okay, telophase में ही ये काम शुरू हो जाता है। Okay, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज बिकमिंग अ नोच, यहाँ पे एक नोच बन रहा है। ओके, और नोच जो है इट इज प्रोग्रेसिवली एक्सटेंडिंग इनसाइड। ओके, और ये जैसे ही मर्ज हो जाएंगे दोनों एक जगह पे, दोनों सेल्स के जो नोच है जैसे ही मर्ज हो जाएंगे, यू विल बी हैविंग टू सेपरेट सेल्स। फाइन, कैसे होता है? तो इन एनिमल सेल्स क्या कंडीशन है, तो यू कैन सी ये न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, आपको क्लियरली दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं एक सेल के अंदर। तो हियर अ क्लीवेज फ्यूरो, एक क्लीवेज फ्यूरो डेवलप होना शुरू होता है। ओके, आप देख सकते हैं ये लाइनिंग पूरा बनना शुरू है, दैट इज क्लीवेज फ्यूरो इज अपीयर्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्यूरो, ओके, पूरा एक नोच डेवलप हो रहा है, ओके, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड जॉइंस इन द सेंटर, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। और यही ये जो फ्यूरो डेवलप हो रहा है ना, ओके, इट विल गेट डीपन। ओके, बहुत डीप में जाना शुरू होगा, सेंटर तक पहुंचेगा, और दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे in the center, and so that the cytoplasm will be divided into two parts, and ultimately in this way you will be having two daughter cells. प्लांट सेल में क्या होता है? क्योंकि प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंस है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, तो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। So it is different from the cytokinesis in the animal cells due to the presence of the cell wall. तो फिर प्लांट सेल में होता क्या है? In plant cells, the vesicles formed from Golgi bodies accumulate at the equator. गोल्गी बनना शुरू हो जाती है टीलोफेज में, ये तो हमें पता है, और यही गोल्गी बॉडी जो है, ओके, उसमें से वेसिकल्स डेवलप होंगे। ये आप देख सकते हैं वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स हैं, ये सभी वेसिकल्स इक्वेटोरियल रीजन में, मतलब सेंटर में एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वेसिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओके, इट ग्रोज आउटवर्ड एंड मीट्स द लेटरल वॉल्स। ओके, तो ये वेसिकल्स जो है ना, उनकी ग्रोथ होगी एंड दे विल मीट द लेटरल वॉल्स, ये ऊपर वाला वॉल और नीचे वाला वॉल, दीज आर कॉल्ड लेटरल वॉल्स। ओके, और उसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे पूरा मर्ज हो रहा है, एक पूरा नया चैनल बन रहा है। दे फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म सेल प्लेट। ओके,
सेल प्लेट, पूरा सेल प्लेट बनेगा। यहाँ पे क्या था, क्लीवेज फ्यूरो। ओके, एनिमल सेल में क्लीवेज फ्यूरो बन रहा है और प्लांट सेल में क्या बन रहा है, सेल प्लेट। ओके, तो ये भी एक नीट क्वेश्चन है कि सेल प्लेट जो है इट इज ओनली फॉर्म्ड इन द ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द प्लांट सेल। इट सेपरेट्स द टू डॉटर सेल्स। ओके, तो ये सेल प्लेट ही दोनों डॉटर सेल को एक दूसरे से अलग करके देता है। लेटर द सेल प्लेट बिकम्स द मिडल लेमेला, और यही सेल प्लेट जो है दो सेल के बीच की कैविटी बन जाती है। ओके, मिडल लेमेला बन जाता है। फाइन। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ओके, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पर्टिकुलरली हमें पता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स के लिए, राइट। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का ये आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी खुद की है, सब कुछ खुद का है। ओके, तो सेमी ऑटोनॉमस है ना माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब अगर 10 माइटोकॉन्ड्रिया तो 5 माइटोकॉन्ड्रिया टू द वन डॉटर सेल एंड 5 माइटोकॉन्ड्रिया टू द अनदर डॉटर सेल। तो ऐसे ये पूरा अरेंजमेंट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फिर वहां पे उस सेल के अंदर जैसे उनका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे वो वापस फ्यूजन से डेवलप होंगे। In some of the organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. Okay, कुछ organisms में ऐसा होता है, okay, कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन जब हो जाता है उसके बाद ठीक बाद वैसे तो साइटोकाइनेसिस होना चाहिए बिकॉज यू रिक्वायर टू डॉटर सेल्स, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट, याद करिए चैप्टर नंबर 8 जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे तब वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईच सेल हैव वन न्यूक्लियस इन जनरल, बट sometimes you will find the cells having more than one nucleus. Identify, find out those types of the cells. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, as a result because of having more than one nucleus, multinucleated condition that is syncytium arises. Okay, syncytium condition is arises. For example, liquid endosperm in coconut, कोकोनट वाटर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द एंडोस्पर्म। और ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म जो है कोकोनट का विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके, मोर देन वन न्यूक्लियस कंडीशन एंडोस्पर्म में है। ओके, नाउ समरी ऑफ द माइटोसिस, ओवरऑल स्टेप्स। तो यू कैन सी यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाया है। इंटरफेस में इट इज अ डाइप्लॉइड सेल, वन सेंट्रोसोम है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम्स। ओके, तो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर्म में है। ओके, अब क्या होने वाला है, इंटरफेज में ही डीएनए सिंथेसिस भी होगा और इसीलिए आप यहाँ पे देखिए रेप्लिकेट। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि कुछ लोगों को शायद ऐसा हुआ होगा कि क्रोमेटिड्स तो जो है वो डिवाइड हो चुके हैं कि आधे इधर आधे उधर ऐसा हो चुका है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरफेज में प्री एस फेज वाली कंडीशन है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद वाली कंडीशन है यहाँ पे, कि डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद वाली। तो आप देखिए सभी क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए जो कि यहाँ पे नहीं थे। फिर प्रोफेज जो शुरू हुआ तो प्रोफेज में ये क्रोमोसोम बनना शुरू हुए और सेंट्रोसोम भी है वो डबल हो चुका है। प्रो मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स हैव स्टार्टेड टू अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, और जो सेंट्रोसोम्स थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया टुवर्ड्स द पोलर रीजन, नॉर्थ और साउथ पोल।
और उसमें से माइटोटिक स्पाइंडल, ये जो है माइटोटिक स्पाइंडल यहाँ जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, दे आर इमर्जिंग आउट एंड अटैचिंग टू द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। फिर एक्चुअल मेटाफेज में आप देखिए सभी क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे या तो इक्वेटोरियल प्लेट पे अच्छे से अरेंज हो चुके हैं लाइन बाय लाइन, ओके, जस्ट लाइक अ मिलिट्री, ओके, and mitotic spindles are arranged and attached to the centromeric region that is called X shaped chromosome। फिर आप देखिए एनाफेज में क्या हुआ, because of the dissociation of the mitotic spindles पुलिंग इफेक्ट हुई और सेंट्रोमरिक रीजन से ये माइटोटिक स्पाइंडल्स जो है वो सेपरेट, सॉरी माइटोटिक स्पाइंडल्स ने जो है क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर दिया है, ओके, और इसी वजह से दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके, विद द V shaped structure। नाउ इन द टीलोफेज में क्या हुआ, तो न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनना शुरू हो चुका है, यहाँ पे फ्यूरो बनना शुरू हुआ है, फाइन, स्पाइंडल जो है यहाँ पे ही है, बाकी ऑर्गेनल्स जो गोल्गी और यार सब डिसअपियर हो चुके थे वो रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें ये जो फ्यूरो है, दैट फ्यूरो विल डेवलप and it will merge with each other, ultimately you will be having two daughter cells, okay। तो आप देखिए डॉटर सेल्स की कंडीशन को मैच करिए विद द इंटरफेज, n इज इक्वल टू 3 था इंटरफेज में आने से, एम फेज में आने से पहले, मतलब इंटरफेज वाले सेल के पास, पेरेंट सेल के पास n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम्स था, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम है, तो इट इज, और दूसरा सेल है उसके पास भी n इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे कहीं पे भी क्रोमोसोम के नंबर में कमी नहीं हुई है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशनल डिवीजन, ओके। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एस फेज में से, ये इंटरफेज का जो एस फेज है उसमें से एम फेज में जब सेल ट्रांजिस्ट करता है उससे पहले एस फेज में इट इज गोइंग टू डबल, डीएनए कंटेंट डबल होने वाला है, याद करिए लास्ट लेक्चर ऑफ द सेम चैप्टर, डीएनए कंटेंट विल डबल नॉट द क्रोमोसोम नंबर। तो डीएनए कंटेंट यहाँ पे डबल हो चुका है, ओके, और इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, नॉट द क्रोमोसोम नंबर्स आर इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, ओके। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है। Now what is the significance of mitosis? Importance, तो it produces diploid daughter cells with identical genome, okay, यहाँ पे जो भी daughter cells बनेंगे वो तो diploid ही diploid रहने वाला है, ओके, और जीनोम भी उसका आइडेंटिकल रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। नाउ it helps to retain the same chromosome number in all somatic cells, okay। तो आप देखिए यहाँ पे पहले एक सेल था, उसमें से 2 बने, ये 2 में से 4 बनेंगे, 4 में से 8 बनेंगे, जितने भी सोमेटिक सेल्स बनेंगे सभी में क्रोमोसोम नंबर जो है वो वही का वही रिटेन रहने वाला है, मतलब अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 ही रहने वाले हैं। इट हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, उसकी बॉडी में नए सेल्स डेली ऐड होते हैं, ओके, जब ऑफस्प्रिंग होता है, ओके, वहां से लेके एडल्टहुड तक रोज नए सेल्स ऐड होते हैं। ये सेल्स कहाँ से आते हैं? बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस in the meristematic tissue, remember chapter number 5, shoot apical meristem, root apical meristem, ओके, जहां पे आप याद करिए प्लांट के रूट वाला पार्ट, ओके, मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर एलोंगेशन रीजन, तो हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन की। तो माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ, ओके। तो प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है थ्रू आउट द लाइफ वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में कांस्टेंट सेल डिवीजन होने की वजह से होता है, ओके। इसीलिए मैंने आपको बोला अभी कि अनियन रूट टिप का हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे सेल्स डिवीजन के अलग अलग स्टेजेस।
इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, हर एक सेल में न्यूक्लियस और उसके अगेंस्ट में साइटोप्लाज्म कितना है उसका एक रेशियो होता है। ओके और हर एक सेल में ये रेशियो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है टाइप ऑफ द सेल के ऊपर। जैसे आप अगर स्किन के सेल लोगे तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कुछ अलग होगा कंपेयर टू द मसल सेल्स, कंपेयर टू द हार्ट सेल्स। ओके तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी मेंटेन करने में माइटोसिस की वजह से बहुत बड़ी हेल्प होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ। इट हेल्प्स इन द सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो अगर ड्यू टू सम एक्सीडेंट स्किन का स्पिलेज हो चुका है कहीं से हमारे बॉडी पार्ट से, तो वहां पे नई स्किन रिप्लेनिश करनी है हमें। ओके कौन करके देगा? ऑब्वियसली द सराउंडिंग टिश्यू जो है स्किन की, और वहां पे जो भी सेल्स हैं दो सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड थ्रू माइटोसिस एंड अल्टीमेटली they will increase in the number and slowly gradually they are going to repair the entire tissue. Okay कुछ सेल्स नेचुरली भी डेथ होती रहती है, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट की वजह से सेल वहां से जाते हैं, लेकिन नेचुरली एवरी टाइम सेल्स आर डिवाइडिंग, सेल्स आर डाइंग। ओके तो जो डेथ हो रही है उस डेथ को वहां पे कंपेंसेट करने के लिए भी माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट। ओके फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का जो अपर लेयर है हमारी स्किन का, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड होता रहता है कॉन्स्टेंटली, वहां पे सेल्स डेथ भी होते रहते हैं राइट। लाइनिंग ऑफ द गट जो है वहां पे भी डेली नए सेल्स, मतलब पर्टिकुलरली नॉट एट अ टाइम कि शाम को 6 बजे यहाँ पे नए सेल्स बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। ओके जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते जाएंगे नई स्पेस बनती जाएगी, वहां पे एक नया सेल डेवलप हो जाएगा। एज वेल एज द ब्लड सेल्स। ओके सो किसी भी टाइम पे आप ब्लड सेल्स को चेक करिए तो आपका नंबर कांस्टेंट आना चाहिए। अगर वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज सम एबनॉर्मलिटी। ओके so this is about mitosis dear students. Okay in the next session we will observe for the part 3 that is meiosis. मैं बार बार बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8, 9 and 10 very important for your NEET. ओके अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये जो 3 चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट को मर्ज करके कहीं और से भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, होगे सिलेबस से, लेकिन चैप्टर 8, 9, 10 को कहीं से भी लिंक किया जाएगा बिकॉज दे आर बेसिक कंसेप्चुअल चैप्टर्स। ओके इसके अलावा लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके आप समझ सकते हैं पूरे इन 3 चैप्टर के ऊपर ही पूरा बायोलॉजी इसके ऊपर टिका हुआ है। फाइन सो आई होप if you have any queries, any questions, any doubts, please feel free to ask me, to question me. Okay by you can use your phone to call me, or or by you can call or WhatsApp me, no problem with that. Okay till then have a nice day, goodbye.